ओके, क्लास 11th स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी पे चैप्टर नंबर 5। इसके 4 लेक्चर्स हमने किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन गैसियस स्टेट की थी। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ्स के बारे में पूछा था और मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस कंप्लीट किए थे। थर्ड लेक्चर में हमने गैस लॉज स्टार्ट किए थे और उसका फर्स्ट लॉ बॉयलर्स लॉ हमने कंप्लीट किया था, उसका मैथमेटिकल पार्ट। और जो लास्ट लेक्चर आया था लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने बॉयलर्स लॉ की डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दी थी और इसके एनसीईआरटी एंड नीट के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। आज लेक्चर नंबर 5 है क्लास 11th का। लेक्चर नंबर 5 जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का। क्लास 11th लेक्चर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 5। आज का टॉपिक हमारा वही रहेगा, गैस लॉज, जिसमें हमने एक कंप्लीट किया। आज सेकंड लॉ, गैस लॉ का सेकंड लॉ, जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, और मेरा फेवरेट भी है गैस लॉज में से। गैस लॉज 4 है। फर्स्ट लॉ है बॉयलर्स लॉ, सेकंड लॉ चार्ल्स लॉ, इसके बाद है गैलोसेक्स लॉ एंड लास्ट वन एवोगैड्रोस लॉ। ये मेरा फेवरेट लॉ है। फेवरेट क्यों है? इसका रीज़न ये है क्योंकि यही वो लॉ है जिस लॉ की हेल्प से हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिफाइन करते हैं। चार्ली ने सबसे पहले एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिफाइन किया। इसी लॉ में हम उसको आगे डिफाइन कर लेंगे। इस लॉ की पहले हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल पार्ट, और फाइनली इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड लास्ट पे इसके न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? काफी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है इसका। देखो चार्ली ने क्या किया, इसने हर एक लॉ में 3 वेरिएबल्स मैंने बोला था आपको, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये 3 वेरिएबल्स जो मैंने गैस लॉज की जब इंट्रोडक्शन दी थी तब मैंने इन 3 वेरिएबल्स की बात की थी। चार्ली ने क्या किया, इसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखा और इन दो की रिलेशन देखी। मतलब सिंपली चार्ली लॉ क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। गिवन मास ऑफ गैस मतलब n, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स। क्या किया इसने? कांस्टेंट प्रेशर पे इन दो की रिलेशनशिप इसने डिस्कस की, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। एक्सपेरिमेंटली इसने क्या देखा? जो इसने एक्सपेरिमेंटली देखा वो मैं यहां पे एज स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। आप अच्छे से समझ लेना स्टेटमेंट क्या है। चार्ली ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, साथ में नंबर ऑफ मोल्स फिक्स किए। नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास फिक्स किया, उससे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हुए। बाद में इन दो की रिलेशनशिप, इसकी चेंज पे इसका क्या इफेक्ट होगा, या रिटर्न टेम्परेचर की चेंज से वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट इस पे, या रिटर्न इसका इफेक्ट इस पे क्या हो सकता है जब हम इन दो को कांस्टेंट रखेंगे। एक्सपेरिमेंटली इसने देखा। जो इसने एक्सपेरिमेंटली देखा मैं वो बोर्ड पे एज स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। आई होप आप समझ जाओगे। स्टेटमेंट पहले इसका स्टेटमेंट, स्टार्ट। स्टेटमेंट इसका क्या है? मेरे साथ आप लिखो, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट काफी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है ये। कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस
द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट, और डिक्रीजेस, increases or decreases by 1/273, एक्चुअल में 1273.15 मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में मैंने बोला था, अब मैं 1/273 ही ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन इजी होगी आगे, और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall of temperature. ये है इसका स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का। आई होप आप ये समझ जाओगे। देखो क्या है इसमें, आप नोट डाउन कर लो। प्रेशर को कांस्टेंट रखने से साथ में गिवन मास ऑफ गैस की जब बात कर लेंगे, जब मैंने मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस डिस्कस किए थे उसमें मैंने सबसे पहले मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस मास लिया था। मास को मैंने और एक तरीके में रिप्रेजेंट किया था, ये नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर था? शिवाश कमान, गिवन मास बाय मोलर मास। ये गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहां देखो गिवन मास की बात हो रही है। अगर गिवन मास की बात हो रही है इसका मतलब जो ऊपर स्मॉल m है ये फिक्स हुआ ऑलरेडी, जो कैपिटल M है ये मोलर मास ऑफ गैस कहा जाता है। ये हर एक गैस के लिए फिक्स्ड ही होता है। ऊपर भी अब कांस्टेंट, ये करने से गिवन मास ऑफ बोलने से ये फिक्स हुआ ऑलरेडी, ये कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट का रेशो किसी और कांस्टेंट के बराबर होता है, फिक्स के बराबर, मतलब अब ये फिक्स हुआ। तो चार्ल्स लॉ पे वापस आते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रखने से क्या बोला इसने? वॉल्यूम, ये एक्सपेरिमेंटली इसने देखा, एक्सपेरिमेंटली से रिजल्ट्स आए हैं। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, या ज्यादा होगा या कम होगा बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। नहीं आया समझ? नहीं समझ लो, फिर से कोशिश कर लो समझने की। अगर इस तरह से नहीं आएगा मैथमेटिकली समझ आएगा। अगर आपके पास गैस है, एक गिवन मास ऑफ गैस, अगर उस गैस का आप टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखते हो और बाद में अगर आप उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बाय 1 डिग्री, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इस फैक्टर से बढ़ जाएगा। इंक्रीज का मतलब वही होता है। या अगर आप गैस के गिवन मास को प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, बाद में आप उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, उसका वॉल्यूम इस फैक्टर से डिक्रीज होगा, कम होगा इस फैक्टर से। ये कम किसका होगा? ये कम या ज्यादा होगा जो उसका वॉल्यूम होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। गैस का जो वॉल्यूम होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उस वॉल्यूम को बाद में अगर आपने 1 डिग्री चेंज किया टेम्परेचर, मतलब अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, उसका वॉल्यूम जो इस टेम्परेचर पे था उसका इस फैक्टर से इंक्रीमेंट होगी। राइट? आई होप आप समझ आया होगा। दूसरी बात, जो इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम होगा, जो भी होगा, अगर आप उसका 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो, उसका वॉल्यूम इस फैक्टर से डिक्रीज होगा। मतलब जो वॉल्यूम यहां पे होगा इस फैक्टर से वो डिक्रीज होगा। आप इसको नोट कर लो या पास कर लो वीडियो को। मैं आप इसका मैथमेटिकल पार्ट समझाने जा रहा हूं, बाद में इसकी पूरी क्लियरिटी मिलेगी, ये पूरा अंडरस्टैंड होगा मैथमेटिकल पार्ट से। मैं अब इरेज करने जा रहा हूं ये।
स्टेटमेंट अगर अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, डरने की बात है ही नहीं, आगे समझो। लॉ कितना इंटरेस्टिंग है ये लॉ। हर एक चीज आपको क्लियर कर लेंगे इस्लाम में। देखो से सपोज अगर मेरे पास एक कंटेनर ऐसे पड़ा है, एक कंटेनर समझ लेना, इस कंटेनर में मैंने एक गैस इंसर्ट की है, इस कंटेनर में गैस फिल कर रहा हूं। अब मान लेते हैं ये ऊपर एक पिस्टन लगा है, इस कंटेनर का मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूं, P एंड N दोनों, प्रेशर एंड नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स दोनों को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। मतलब जो मैंने इसमें गैस फिल की है उसके फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स मैंने इंसर्ट की है। क्यों फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स? देखो अगर मैंने और गैस भर दी उसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर पे फर्क आएगी, क्योंकि बॉयलर चार्ल्स तो वही बोलता है प्रेशर और टेम्परेचर के, प्रेशर नहीं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में इसने रिलेशनशिप दी थी। अगर मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, अगर मैं इसको वेरी कर रहा हूँ, इसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ सकता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में फर्क आ सकती है, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ। और साथ में जो मैंने इसमें गैस इंसर्ट की है उसका प्रेशर भी मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ। मतलब ये कंडीशन है चार्ल्स लॉ के लिए, ये कंडीशन, नंबर ऑफ मोल उसको कांस्टेंट रखो, साथ में प्रेशर भी कांस्टेंट रखना। अब जो मैंने इसमें गैस इंसर्ट की है, मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम जो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर पे, यहां से क्लियरिटी आएगी, इस टेम्परेचर पे इस गैस ने जो मैंने इसमें इंसर्ट की है उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस मैंने इंसर्ट की है उसने इस कंटेनर में कोई कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। मतलब इस टेम्परेचर पे गैस का कुछ तो वॉल्यूम होगा, यहां मैं लिख रहा हूं। सपोज कर लेती है जो 0 डिग्री टेम्परेचर था उस पे वॉल्यूम मान लेते हैं V0, राइट। इस टेम्परेचर पे जो मैंने गैस इंसर्ट की है उसका वॉल्यूम मैंने कंसिडर किया V0। अब बॉयलर चार्ल्स लॉ बोल क्या रहा है हमसे, अगर मैं इस टेम्परेचर को 1 डिग्री से चेंज कर रहा हूं, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं, बाद में आप खुद समझ लेना डिक्रीज का क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे। पहले मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बना रहा हूं, मतलब इस कंटेनर का पहले वो टेम्परेचर था 0 डिग्री, अब मैंने इसमें 1 डिग्री बढ़ाया, इसका नया टेम्परेचर मैंने यही किया। तो आप बताइए मुझे इस टेम्परेचर पे चार्ल्स लॉ में क्या बोला? चार्ल्स लॉ में स्टेटमेंट ये था, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो उस गैस का वॉल्यूम था, ये गैस मैंने इंसर्ट की, इसका वॉल्यूम था V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मैं टेम्परेचर चेंज करने जा रहा हूं बाय 1 डिग्री, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम इससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा ना। हीट कर लो, कॉमन सेंस भी है, हीट कर लो, हीटिंग से क्या होगा? गैसेस हैव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सपेंशन, दे शो एक्सपेंशन। हीटिंग से क्या होगा? गैस की एक्सपेंशन होगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता कितना बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा या बिल्कुल कम इंक्रीमेंट होगी, वो मुझे पता नहीं, बट इतना तो कंफर्म है थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होगी वॉल्यूम में विद चेंज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। अब वो कितना इंक्रीज होगा, मैं वही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, कितनी इंक्रीमेंट हो सकती है वॉल्यूम में। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम मैंने कंसिडर किया V0। अब 1 डिग्री बढ़ाने से इसका वॉल्यूम, देखो ये है इसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे V0 प्लस समथिंग जो इंक्रीमेंट मिली होगी वो मैंने कंसिडर किया X। अब ये जो X है ये कितना हो सकता है?
ये इंक्रीमेंट जो है इसमें ये इंक्रीमेंट कितनी हो सकती है, यही तो चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ ये इंक्रीमेंट कितनी हुई है, यही चार्ल्स लॉ बोल रहा है, ये कितनी हो सकती है। देखो चार्ल्स लॉ ने बोला क्या, अगर आप यहाँ लिख रहा हूँ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा इंक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम शाबाश शाबाश कमान कमान ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम था, V0। तो मतलब ये इंक्रीमेंट होगी विद 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री चेंज टेम्परेचर करने से ये इंक्रीमेंट हो सकती है वॉल्यूम की 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम मैंने कंसिडर किया, V0 V0। अब इसका 1/273 पार्ट ये, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, ये तो कंफर्म है, ये तो आएगा ही। क्यों ये आएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था। अब थोड़ा बहुत एडिशन होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा बहुत एडिशन होगी, वो एडिशन ये, अब ये कितना आ गया 1 डिग्री चेंज करने से, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब 1 डिग्री चेंज हो रहा है तो 1 डिग्री चेंज करने से कितना वॉल्यूम में कितनी इंक्रीमेंट हो सकती है, कितनी एडिशन हो सकती है, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वॉल्यूम प्लस 1/273 ऑफ V0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना होगा, V0 प्लस V0 बाई 273। अगर ये समझ नहीं आया आपको फिर से सुन लो और क्लियर करेंगे आपको। देखो ये कहां से आ गया, 1 डिग्री बढ़ाने से, प्लस का मतलब बढ़ जाना, 1 डिग्री बढ़ाने से इतनी वॉल्यूम की एडिशन हो सकती है। ये एडिशन किसको होगी, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था, अब 1 डिग्री बढ़ाओ इतनी की एडिशन होगी इसको, जो फाइनल वॉल्यूम होगा इन दो का सम वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम मिलेगा। अब देखो यहां पे मैं और क्लियरिटी करने जा रहा हूं आप लोगों को, ये कहां से आ गया, एक्चुअल में यहाँ पे है 273.15, मैं आप राउंड ऑफ करके लेता हूँ इसका 273। देखो ये क्या है, अगर आप इस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया T 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका वॉल्यूम मैंने क्या कंसिडर किया, V0, राइट। इस टेम्परेचर पे मैंने इसका वॉल्यूम कंसिडर किया V0। अब मैं 1 डिग्री बढ़ा रहा हूँ, मतलब इसमें प्लस कर रहा हूँ, ये अब आएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम कितना हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, वो कितनी हो सकती है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखो आप इसको, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम था वो इतना था, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने V0 कंसिडर किया इस टेम्परेचर पे। अगर आप जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम था, अगर आप इसको 273 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, 273 पार्ट्स में डिवाइड, ऐसे यहाँ पे तो इतने पार्ट्स पॉसिबल नहीं, बट आप समझोगे, ये मैं इसको 273 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। समझ लेना। देखो जो इसका एक पार्ट है, इस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम ये रहा, वो मैंने कंसिडर किया ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम। अब मैं इस वॉल्यूम को 273 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। जो इसका एक पार्ट होगा, ये जो इसका एक पार्ट होगा वो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। इसका जो एक पार्ट होगा, ये पार्ट, इसको मैं शेड कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी होगी। जो इसका एक पार्ट होगा, आप मुझे बताइए एक पार्ट इसका कितना होगा, कितने पार्ट्स मैंने इसको डिवाइड किया, 273। इसका एक पार्ट कितना होगा, 1/273 पार्ट, ये होगा ना 1/273। जो इसका एक पार्ट 273 पार्ट्स में डिवाइड करने से एक पार्ट इसका क्या हो सकता है, 1/273। किसका है, V0 का, ये है ना V0, टोटल वॉल्यूम था V0। इसी वॉल्यूम को मैंने इतने पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट क्या हो सकता है, V0 बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं V0/273
इतने पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसे समझने, ऐसे समझो, से मेरे पास एक राड है, एक राड ऐसे यहाँ समझो, एक राड, इसको मैं अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। एक पार्ट कितना हो सकता है इसका, 1/1/3 होगा ना। अगर और एक पार्ट और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ, इसका एक पार्ट क्या हो सकता है, ये पार्ट क्या बनेगा 1/5, ये होगा ना 1/5। एक को मैंने डिवाइड किया 5 पार्ट्स में, एक पार्ट कितना हो सकता है 1/5। अगर मैं इसी तरह इसको 275 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ, 273 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ, एक पार्ट इसका क्या हो सकता है 1/273। यहाँ मैंने लेंथ को डिवाइड किया 273 पार्ट्स में, एक पार्ट क्या होगा 1/273। अब सेम इसी तरह मैं अब यहाँ पे वॉल्यूम को डिवाइड कर रहा हूँ 273 पार्ट्स में। वॉल्यूम कितना है V0। तो अगर मैं इसको, इस वॉल्यूम को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ 273 पार्ट्स में, एक पार्ट क्या होगा, एक पार्ट क्या होगा, ये एक पार्ट क्या होगा 1 V0/273। तो जो ये V0 है, ये जो एक पार्ट को डिवाइड होगा, इतने की इंक्रीमेंट होगी विद इंक्रीज इन 1 डिग्री टेम्परेचर। अगर इतने की इंक्रीमेंट होगी, अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज होगा। ऐसे क्लियर, अब तो समझ आया होगा, आई होप सो। इतनी की इंक्रीमेंट होगी, मतलब ये पिस्टन जो था यहाँ पे था इनिशियली, अब ये इतना ऊपर जाएगा इस पार्ट से। यही पार्ट मैंने यहाँ लिखा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम था उसको इतने पार्ट से डिवाइड कर लो, जो पार्ट मिलेगा उतनी ही इंक्रीमेंट होगी वॉल्यूम की विद चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर आप अब 2 डिग्री बढ़ा रहे हो, 2 डिग्री, आई होप अब आपको एक समझ आया होगा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप चेंज कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम क्या होगा V0 प्लस V0/273 इंटू 2, यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या था 1, तो ये होगा 2 डिग्री बढ़ाने से वॉल्यूम की इतनी इंक्रीमेंट होगी। ये तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैं समझाने के लिए, 2/273 इंटू V0। क्या ये ज़्यादा है, यहाँ देखो 1/273 से है ना, कन्फर्म है, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उतना वैल्यू ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। मतलब 2 डिग्री बढ़ाने से वॉल्यूम की इतनी इंक्रीमेंट होगी, मतलब अब क्या जाएगा और इतना ऊपर, यहाँ दिख रहा हूँ फिगर पे, और इतना ऊपर जाएगा पिस्टन, इतनी इंक्रीमेंट। इसी तरह अगर आप 3 डिग्री बढ़ा रहे हो तो इतना और ऊपर जाएगा। तो 3 डिग्री बढ़ाने से वॉल्यूम में कितनी एडिशन होगी, कितनी इंक्रीमेंट होगी, V0 प्लस V0/273 इंटू 3। तो मतलब सिंपली जो मैं यहाँ पे मल्टीपल कर रहा हूँ वो क्या है, सिंपली टेम्परेचर में आप कितनी चेंज कर रहे हो, 1 डिग्री 1 लो यहाँ पे, 2 डिग्री आप बढ़ा रहे हो 2 लो यहाँ पे, 3 डिग्री आप बढ़ा रहे हो तो 3 लो यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं 10 डिग्री बढ़ा रहा हूँ, 10 डिग्री तो क्या आएगा यहाँ पे वॉल्यूम V0 प्लस V0/273 शाबाश इंटू 10। तो इतनी की इंक्रीमेंट हो सकती है, राइट, इतनी की इंक्रीमेंट हो सकती है। आप इसको नोट कर लो या वीडियो को पॉज कर लो, हम थोड़ा आगे जाएंगे, तब तक मैं यहां से इरेज करने जा रहा हूं। अब एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, जनरल इक्वेशन, एक फार्मूला भी बन जाएगी आप लोगों के लिए, ये नोट कर लो आप, ये कुछ कॉमन सेंस चीजें हैं। अब मैं एक फार्मूला बनाने जा रहा हूं, जो काफी हेल्पफुल होगी आपको, आप लोगों के लिए आगे। देखो, अगर मैं अभी मैंने कंसिडर किया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम को मैंने कंसिडर किया था V0, आपको समझ आ रहा है, V0। 1 डिग्री पे मैंने क्या बोला, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो सकता है इसका V0 प्लस,
हाँ शाबाश कमान, लिखा था अभी वी नॉट बाई 273, वी नॉट को डिवाइड करो 273 पार्ट्स में, उतनी की इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे मैंने इंटू पे 1 किया था, वो तो वही हुआ फिर से। अगर आप 2 डिग्री से बढ़ा रहे हो, 2 डिग्री बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, तो वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी, वी नॉट प्लस वी नॉट बाई 273 इंटू पे 2। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर को मान रहा हूं मैंने टी डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज किया, उस पे वॉल्यूम क्या होगा, वीटी, ये होगा ना वीटी। स्मॉल टी को मैं डिग्री सेंटीग्रेड से लिख रहा हूं, आगे में जो कैपिटल टी भी आएगा उसको तब मैं लिखूंगा उसको केल्विन स्केल में। टी डिग्री से टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, उस पे वॉल्यूम क्या होगा, वीटी। अब ये वीटी किसके बराबर होगा, यहां से देखो एक्सप्रेशन क्या बन सकती है, वी नॉट जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम होगा प्लस कुछ इंक्रीमेंट पार्ट का यहां से वी नॉट बाई 273 इंटू पे क्या आएगा, यहां से टेम्परेचर मल्टीपल कर रहा था, तो टेम्परेचर क्या है, टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन बन गई, इंपॉर्टेंट है ये, आगे डिराइव भी कर लेंगे इसको। अब अगर मैं यहां से खुद इसको समझ लेना, इंपॉर्टेंट कुछ एडिशन करना जा रहा हूं। अगर मैं यहां से इसको प्लस माइनस लिख रहा हूं ऐसे, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तब आप प्लस साइन लेना, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो तब आप माइनस साइन लेना यहां पे, राइट, समझ आया। अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो तो यहां पे प्लस, 10 डिग्री से बढ़ा रहे हो तो प्लस, 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहां पे प्लस साइन आएगी। अगर आप सेम उसका जस्ट अपोजिट करोगे, -1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो माइनस आएगा यहां पे बाकी पार्ट हो। तो क्यों माइनस, क्योंकि अब इसका क्या होगा, इसकी डिक्रीमेंट होगी इससे, मतलब इतना वॉल्यूम कम होगा इससे। दूसरी बात, अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो यहां से क्या आएगा, वी नॉट बाई 273 इंटू 10, मतलब उतनी की डिक्रीमेंट होगी। वो डिक्रीमेंट किसको करनी है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर था उसको इतनी पार्ट डिक्रीमेंट कर लो, वही मैंने माइनस इसलिए कंसिडर किया। तो प्लस माइनस लगाने से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो प्लस लोगे तब, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो -1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 15 डिग्री से, 1000 डिग्री से, 1500 डिग्री से, तब आप माइनस लोगे यहाँ पे। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन बन गई, एक जनरल एक्सप्रेशन। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। और एक चीज़, अब मान लो फिर से यहां पे लिख रहा हूं, कंटेनर फिर से बना रहा हूं, ये दिखाई दे रहा है आपको पीछे वालों को, हाँ चलो अच्छी बात है। देखो मैं एक कंटेनर बना रहा हूं, इस कंटेनर में कोई भी गैस है, से सपोज इसमें ए गैस है, ए टाइप गैस, इस ए गैस के मैं नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं, दोनों चीजों को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, अब एक अच्छी टर्म में डिफाइन करने जा रहा हूं। इस जो कंटेनर है, अब इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, इस कंटेनर में फिर से गैस एक इंसर्ट करने जा रहा हूं, फिल करने जा रहा हूं। इस गैस का इस टेम्परेचर पे कुछ तो वॉल्यूम होगा, वो मैं वही कंसिडर कर रहा हूं, V0 V0। इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर मैंने कंसिडर किया V0, तो मतलब यहां से यहां तक मैंने कंसिडर किया V0। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहा, बताइए इस आपको अब ये चीज कंफर्म हुई है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन से टेम्परेचर बढ़ाओ मतलब प्लस साइन, अब तो 0 डिग्री समझ लो, मैं समझा रहा हूँ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये क्वांटिटी तो ज़्यादा होगी, मतलब इसका एडिशन होगा तो ये ज़्यादा होगा, वॉल्यूम है टेम्परेचर T। अब अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तब तो माइनस साइन आएगा,
तो मतलब इसमें से कुछ तो कम करना है। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम था, अगर आप टेम्परेचर को आप डिक्रीज करने जा रहे हो तो मतलब यहाँ से कुछ तो कम होगा। ये क्वांटिटी मतलब वो तो इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कुछ करोगे तो मतलब इसका वैल्यू तो कम होगा। मतलब ये चीज़ आपको अब कंफर्म हुई है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी कम होता है। अब यहाँ पे आओ, मैंने कंसिडर किया एक कंटेनर, इसमें एक गैस मैंने फिल की से ए टाइप गैस, उस गैस के मैंने नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा और इस गैस का मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कंसिडर किया V0। अब जो मैंने यहाँ पे दिखाया इसका वॉल्यूम कुछ तो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कुछ तो वॉल्यूम इसका होगा, वो मैंने कंसिडर किया V0। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहा, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये रहा मेरा, बताइए इसका वॉल्यूम कब डबल हो सकता है। मतलब यहां से डबल मतलब ये इसका वॉल्यूम ये कब बन सकता है, इतना वॉल्यूम इसका कब बन सकता है। इतना वॉल्यूम इसका कब बन सकता है, मतलब सीधे डबल का मतलब इसका वॉल्यूम ये क्या है, यहां तक क्या था V0, अब ये क्या आएगा ट्वाइस V0। इसका वॉल्यूम कब ट्वाइस V0 बन सकता है, किस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, किस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम डबल होगा बताइए आप। कॉमन सेंस क्वेश्चन है, इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट एक सिंपल फंडा भी है। इस इक्वेशन को देख लो, आंसर अपने आप आएगा। इस इक्वेशन को देखो अच्छे से, देखो क्या कर लेंगे, अगर मैं समझा रहा हूं इस इक्वेशन का यूज कर लूंगा मैं। देखो वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, वो किसके बराबर है V0 प्लस, अब इंक्रीज कर रहा हूं मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, प्लस साइन ले रहा हूं इसलिए, प्लस V0 अपॉन 273 इंटू पे टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर आप इस टेम्परेचर की जगह ये टेम्परेचर रखोगे 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कैंसल, क्या आएगा ट्वाइस V0 आएगा, आया समझ। तो यहाँ से अगर मैं इस टेम्परेचर को इतना लूँगा, टेम्परेचर की जगह मैं 273 ले रहा हूँ, तो ये 273 कैंसल, तो V एट टेम्परेचर अब ये आ गया, इसका वैल्यू अब आ गया, कितना है वो 273 V0 प्लस V0 कितना हुआ वो V एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल ट्वाइस V0। तो ये चीज कंफर्म हुई है। अब यहां से किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम सीधे डबल होता है, 1 डिग्री बढ़ाने से इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 2 डिग्री बढ़ाने से इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, T डिग्री बढ़ाने से इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये था किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम सीधे डबल होगा, तो इस टेम्परेचर पे जो मैंने यहां पे वैल्यू ली 273। अगर आप किसी भी गैस का अगर आप टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम सीधे डबल होगा, V0 से सीधे ट्वाइस V0 बन जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कंक्लूजन, तो जब आप टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड को रखोगे 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वॉल्यूम सीधे डबल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये दिखाई दे रहा है यहां से, चलो अच्छी बात है। अब मेरा इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताइए इसका वॉल्यूम कब, अगर V0 था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब मुझे बताइए इसका वॉल्यूम कब 0 बन सकता है, वही इंपॉर्टेंट है, इसका वॉल्यूम कब 0 बन सकता है। शाबाश शाबाश, गेस कर लो, दिमाग को यूज कर लो, बताओ, यहां से आंसर मिलेगा, इस इक्वेशन से आंसर मिलेगा, दिमाग को यूज करो, इस इक्वेशन से सीधे आंसर आएगा। हाँ हाँ सही। अब देखो मेरा क्वेश्चन है, अब
इसका वॉल्यूम कब जीरो होगा, इस गैस का वॉल्यूम, मतलब सीधे अब जो पहले पिस्टन यहाँ था जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब मैंने टेम्परेचर को इतने डिग्री से बढ़ाया, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है ये, अब पिस्टन यहाँ पे कब आ सकता है, बॉटम पे, सीधे बॉटम पे। जब वो यहाँ आएगा तो सीधे वॉल्यूम जीरो हुआ ना, गैस का वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या थी, अवेलेबल स्पेस। अब सीधे मतलब बॉटम पे आ गया पिस्टन, अब तो अवेलेबल स्पेस कुछ है ही नहीं। तो ये बताना है आपको इसका वॉल्यूम कब जीरो बन सकता है, वी इसका जीरो कब बन सकता है, वो तो यहाँ पे आएगा सीधे पिस्टन। ये कंडीशन कब हो सकती है। अब यहाँ देखो, मतलब अब आपको टेम्परेचर, कॉमन सेंस फिर से, टेम्परेचर डिक्रीज कर लो, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा अपने आप, इतना तो कंफर्म हुआ अभी तक। अब आपको डिक्रीमेंट करनी है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे सीधे, अगर आप ये -273 लोगे, -273 तो क्या आएगा, ये कैंसल, फिर से आएगा वो, चलो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर मैं अब टेम्परेचर को लूँगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, चेक कर रहे थे रिजल्ट्स क्या आएंगे। देखो इक्वेशन है हमारे पास, VT डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल V0 प्लस V0 बाई 273 इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर होना चाहिए ताकि इसका वॉल्यूम जीरो बनना चाहिए, वो मैं यहाँ से जान लूँगा कितना हो सकता है। VT डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू V0 प्लस, मैं पे माइनस भी लिख सकता हूँ क्योंकि डिक्रीज कर रहा हूँ, फिर भी अगर मैं इसको माइनस होगा वो अपने आप आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से लिख लूँ वैसे V0 बाई 273 इंटू पे क्या है, अगर इसको मैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लूँ, ये इतना -273, ऐसे तो है ना, प्लस माइनस माइनस, तो V0 सॉरी प्लस माइनस माइनस क्या आएगा ये, V0 बाई 273 इंटू पे क्या है अपना 273 कैंसल आउट, तो इक्वेशन फाइनल क्या बनेगी, V0 माइनस V0 इक्वल टू 0। तो किस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम ज़ीरो होगा, अब ये टेम्परेचर क्या मैंने लिया, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम ज़ीरो होगा। अगर आप +273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज करोगे वॉल्यूम सीधे ज़ीरो बन जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर है ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, ये मैं चीज़ें इरेज करूँगा उसकी बात अब करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। बाद में इसको ग्राफिकली भी समझाएंगे और क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को ग्राफ से। हाँ देखिए, अगर इतना टेम्परेचर मैंने बढ़ाया वॉल्यूम सीधे डबल होता है, अगर मैंने इतना टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम ज़ीरो बनता है। अब आप लोग अपनी दिमाग को यूज़ कर लो, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है क्या? देखो ना, समझो बात को, ज़ीरो वॉल्यूम का मतलब, देखो ये कंटेनर की बॉटम, यहाँ पे गैस थी, यहाँ पे गैस, यहाँ पे गैस। अब मैं वॉल्यूम को नहीं, सॉरी, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज, पिस्टन नीचे आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनली ये पिस्टन अब सीधे आ गया बॉटम पे। अब तो अवेलेबल स्पेस कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको इन दो के बीच में कुछ स्पेस अवेलेबल है। जब मैंने मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस पढ़ाए थे तब वॉल्यूम जो सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तब मैंने वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको ये बताई थी, वॉल्यूम ऑफ गैस इज द अवेलेबल स्पेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली।
वो स्पेस जिस स्पेस में गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते थे उसको हम बोलते हैं गैस का वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर लो, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो एक टेम्परेचर वो आएगा जब जीरो वॉल्यूम होगा। अब जीरो वॉल्यूम है मतलब अब तो गैस के पास अवेलेबल, गैस मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल स्पेस तो है ही नहीं। जब अवेलेबल स्पेस है ही नहीं तो वही तो है ना जीरो वॉल्यूम। अगर जीरो वॉल्यूम है तो क्या गैस पॉसिबल है, गैसियस स्टेट पॉसिबल है? नेवर, नहीं ना। कहाँ पॉसिबल है? जब अवेलेबल स्पेस ही, मतलब एक मेजरेबल प्रॉपर्टी, अब गैस चली गई, गैस के हर एक मेजरेबल प्रॉपर्टी, गैस हर एक मेजरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब वॉल्यूम जीरो मतलब वॉल्यूम खत्म हो तो गैसियस स्टेट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। किस टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट नहीं हो रही? इंपॉर्टेंट है, नीट में आया था एक बार ये पॉइंट कंसिडर कर लो, ये याद कर लो, यही पॉइंट आया था नीट में एक बार। किस टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट नहीं हो रही है? किस टेम्परेचर पे? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी टेम्परेचर को चार्ली ने दिया था एब्सोल्यूट जीरो नाम, राइट? इसी टेम्परेचर को चार्ली ने क्या नाम दिया था? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर जिस पे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वॉल्यूम जीरो। वॉल्यूम जीरो तो गैस का वॉल्यूम है ही नहीं। जब गैस का वॉल्यूम है ही नहीं तो अवेलेबल स्पेस खत्म। अब गैस मॉलिक्यूल्स कहां पे मूव कर लेंगे? कहीं पे नहीं कर लेंगे। क्या? कहीं पे नहीं। स्पेस अवेलेबल है ही नहीं तो गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। जब उनके पास स्पेस अवेलेबल है ही नहीं तो मतलब गैस स्टेट खत्म। मतलब इस टेम्परेचर पे, ये जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर पे गैस ने डेफिनेटली अपनी स्टेट चेंज की होगी। या तो वो लिक्विफाई हुआ होगा, या तो वो इस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ होगा, या तो वो इस टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हुआ होगा या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इस टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। जिस टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट नहीं हो रही है उस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। यही डिफाइन किया था चार्ली ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में, लॉ में, राइट? या और एक डेफिनेशन समझ लो, मैं वहां पे लिख रहा हूं फिर से डेफिनेशन। और एक तरीका समझने का, देखो, अवेलेबल स्पेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसको हम वॉल्यूम कंसिडर करते थे। वो वॉल्यूम, वो स्पेस जिस पे गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते, उसको हमने वॉल्यूम नाम दिया था। अब जब अवेलेबल स्पेस है ही नहीं, अब जब वॉल्यूम जीरो बन गया, अब वॉल्यूम है ही नहीं तो अवेलेबल स्पेस है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल्स क्या मूव कर सकते हैं? अगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे मतलब उनकी वेलोसिटी, उनकी मॉलिक्यूलर स्पीड्स, उनकी मॉलिक्यूलर मोशन जीरो हो गई। तो वो टेम्परेचर जिस पे गैस मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मोशंस स्टॉप होती है उसको भी बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। फिर से रिपीट, अवेलेबल स्पेस, जिस स्पेस में गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम है ही नहीं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस टेम्परेचर पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जीरो आ गया। जब वॉल्यूम जीरो है तो अवेलेबल स्पेस है ही नहीं तो मॉलिक्यूलर मोशन पॉसिबल है। जब अवेलेबल स्पेस है ही नहीं, जिस स्पेस में उनको मूव करना था वो तो अब अवेलेबल है ही नहीं। जब वो अवेलेबल है ही नहीं तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या पॉसिबल है? कभी नहीं। जब मॉलिक्यूलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं तो वो किस टेम्परेचर पॉसिबल है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे मॉलिक्यूलर मोशंस, गैसियस मॉलिक्यूल्स की स्टॉप होती है। जिस टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट की मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। जो वैल्यू बाय वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में इसका वैल्यू कितना है? -273। इसी को बाद में पढ़ा जीरो केल्विन नाम। इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जो ये टेम्परेचर है काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है, अगर केल्विन स्केल में इसको बोलते हैं जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट। इसी का नाम है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो। डिग्री सेल्सियस पे इसका वैल्यू -273, केल्विन स्केल पे इसका वैल्यू जीरो। अब इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, वो तो मैंने बोल दिया, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे इसकी दो डेफिनेशंस। नंबर 1, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर जिस पे सारे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होती है। द टेम्परेचर
मेरे साथ लिख लेना, एग्जाम में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। आगे भी काम आएगा जब हम ये पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तब मैं आपको सीधे बोलूँगा। एक इसमें कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट जीरो का, तब मैं आपको सीधे बोलूँगा एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर जिस पे सारे मॉलिक्यूलर मोशन सीज होते हैं, खत्म होते हैं, स्टॉप होते हैं, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। याद रखना इस पॉइंट को। द टेम्परेचर, डेफिनेशन इसकी एग्जाम में आता है 1-2 नंबर का, द टेम्परेचर एट विच all molecular motions at which all molecular motion stops is called absolute zero। वो टेम्परेचर जिसपे सारे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होते हैं, जिसपे सारे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अवेलेबल स्पेस खत्म, अवेलेबल स्पेस जीरो। अब गैस के लिए स्पेस अवेलेबल है ही नहीं जिसमें वो मूव कर सकते हैं। जब मूव नहीं कर सकते तो मॉलिक्यूलर मोशंस क्या होंगे, स्टॉप। उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये इसकी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट जीरो इज, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सेकंड वन। एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर at which no substance यहां पे आओ वापस, जब जीरो वॉल्यूम है इसका मतलब गैसियस स्टेट अब एग्जिस्ट नहीं हो रहा। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, बट जीरो वॉल्यूम जब है इसका मतलब गैसियस स्टेट अब एग्जिस्ट नहीं हो रही है। उस गैस ने डेफिनेटली अपनी स्टेट चेंज की होगी, या तो वो लिक्विफाई हुआ होगा या तो वो सॉलिडिफाई हुआ होगा। वही लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच नो सबस्टेंस एग्जिस्ट्स in the gaseous state। in the gaseous state। ये है इसके दो डेफिनेशंस, नंबर 1 ये एंड नंबर 2 ये। वो टेम्परेचर जिस पे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट नहीं होगी उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, या वो टेम्परेचर जिस पे सारे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होती है उसको भी बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। आई होप अब आपको एब्सोल्यूट जीरो का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार इस वीडियो को आप पॉज कर लो, 2-3 बार रिपीट कर लो, देख लो, अपने आप समझ आएगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो। हम थोड़ा आगे प्रोसीड कर लेंगे इस लेक्चर में, लेंथी लेक्चर बनने वाला है। चलो ये मैं इरेज कर रहे जा रहा हूं। अब इसकी कुछ डेरिवेशंस कर लेंगे, चार्ल्स लॉ की, इसका मैथमेटिकल पार्ट अब डिस्कस कर लेंगे। पूरा साफ नहीं हो रहा है, इसका क्या है? अब इसकी कुछ डेरिवेशंस, मैथमेटिकल पार्ट चार्ल्स लॉ का। बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहां से भी आएंगे, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स चार्ल्स लॉ के। देखो क्या, यहां से देखो मैथमेटिकल पार्ट इसका,
जब मैंने ये कंसिडर किया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड गैस की वॉल्यूम, तब क्या थी V0, यही था ना। अगर मैं अब टेम्परेचर को ले रहा हूं T1 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे वॉल्यूम क्या होगा, से सपोज V1, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसिडर किया V0 वॉल्यूम, अब T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम इसका मैंने मान लिया V1। ये V1 किसके बराबर, कॉमन सेंस है ना। अब इंक्रीज की बात हो रही है, डिक्रीज का आप जस्ट अपोजिट कर लेना खुद ही। V1 किसके बराबर होगा, V0 प्लस, इंक्रीज की बात हो रही है, V0 प्लस V0 बाई 273 इंटू T1 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो किया था ना इससे पहले जब हमने यहाँ पर वैल्यू कुछ रखा था। इसको सॉल्व करने के थोड़ा बहुत सिंपलीफाई, V1 इक्वल, क्या यहां से V0 कॉमन आएगा, हाँ आएगा, V0 अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 प्लस ये बाहर गया कॉमन, तो अंदर T1 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, ये आएगा ना। और सिंपलीफाई कर लो, V1 इक्वल V0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 273 इंटू 1, 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1, वो आएगा T1 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड में 273 इंटू 1, 273। और सिंपलीफाई कर लो, V1 इक्वल V0। अब आप मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पे आओ। अगर आपको याद नहीं आ रहा यहां पे, आप लेक्चर नंबर 2 देख लो, वहां से हमने डिस्कस किया था। T1 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप 273 ऐड कर रहे हो, वो किस में कन्वर्ट होता है, केल्विन टेम्परेचर में, राइट। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ये ऐड कर लो, ये क्वांटिटी ऐड कर लो, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, या उसको बोलते हैं हम केल्विन टेम्परेचर। केल्विन को मैं लिख रहा हूं एज कैपिटल में, क्या ये T1 लिख सकता हूं, इसकी जगह T1, नीचे क्या है 273। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब टेम्परेचर को मैं ले रहा हूं T2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे वॉल्यूम क्या होगा, इस पे वॉल्यूम होगा V2 किसके बराबर होगा, इस तरह से V0 प्लस V0 सेम वही बाई 273 इंटू, जिस तरह यहां आया था T1 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहां गया, यहां आएगा T2 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपलीफाई कर लो, इस तरह से आप खुद कर लेना, तो ये फाइनली आएगा V2 इसके बराबर आएगा V0 एंड T2 बाई 273। जिस तरह मैंने ये सिंपलीफाई किया, इसी तरह आप भी सिंपलीफाई कर लो, ये इक्वेशन यहां पे आएगी, फाइनल इक्वेशन ये आएगी। जिस तरह V1 आया था V0 T1 बाई 273, इसी तरह V2 आएगा V0 T2 बाई 273। इसको आप इक्वेशन 2 मान लेना। अब क्या कर लेंगे आगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर लो इक्वेशन नंबर 2 से, LHS को LHS से डिवाइड होगा, V1 को डिवाइड कर लेंगे V2 से, V1 बाई V2 इक्वल RHS को RHS से डिवाइड होगा, V0 अपना क्या है T1। अब ये T1 क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अपन 273
अब डिवाइड पे क्या आएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड का RHS पार्ट, V नॉट एंड पे उसका अपना T2/273, ये तो है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। V नॉट से V नॉट कैंसल, T273 से 273 कैंसल, फाइनल क्या आएगा, V1/V2 इक्वल, ऊपर बचा T1 अपान नीचे T2। इस इक्वेशन को बड़े केयरफुली देख लो, क्या है इसका मतलब, यहां से क्या आ रहा है, V1 क्या यहां से आपको मिल रहा है, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, इसी तरह V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, वही तो है ना, V1 ऊपर यहां से RHS साइड में, T1 ऊपर, इसका मतलब इन दो की डायरेक्ट रिलेशन, नीचे V2 नीचे T2, इसका मतलब इनकी भी डायरेक्ट रिलेशन, तो मतलब V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। तो ऐसे लिखेंगे जनरल में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तो है चार्ल्स लॉ, डिराइव हुआ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वही तो है ना चार्ल्स लॉ, स्टार्ट में हमने यही किया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इससे आगे आई होप आपको समझ आया है ये चीज़ें, यहाँ तक आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और नोट करना, अच्छे से कॉपी मेंटेन कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद, ये चीज़ें आपको खुद NCERT से या किसी भी रेफरेंस बुक से आपको समझ नहीं आएंगे। देखो क्या आ गया अब हमारा, ये आ गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट ये सारा खेल किस पे है, एट कांस्टेंट T एंड N। जब आप कांस्टेंट, गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, गैस का मास कांस्टेंट रखोगे, फिक्स रखोगे, उससे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो जाएंगे, तब क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आता है चार्ल्स लॉ का। दिस लॉ स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दिस लॉ, चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट pressure the volume of a given mass, at constant pressure the volume of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। एब्सोल्यूट जीरो अलग था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अलग, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये तो है स्टेटमेंट। प्रेशर कांस्टेंट पे गैस का जो वॉल्यूम होता है, गिवन मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लिखा मैंने यहां पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये लिख लो नोट में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है बराबर सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273, सिंपल, ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके बराबर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273। सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ऐड कर लो 273, वही होता है
एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन, सिंपल ये केल्विन टेम्परेचर में, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट जीरो अलग था, वो टेम्परेचर वो था जिसपे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होती है गैस के, या जिसपे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट नहीं होती है। देखो क्या आया, यहां से आओ कंटिन्यू कर लेंगे। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो अब आपको याद होगा, लिखने की जरूरत है नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर लो, V इक्वल टू, इसकी जगह एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, K लिख रहा हूं, KT। V इक्वल टू KT, K जो है K यह है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये जो K है इसका वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। मतलब एक गैस का K का वैल्यू एक हो सकता है, दूसरे गैस का, डिफरेंट गैस का K का वैल्यू अलग हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन का K का वैल्यू एक, हीलियम अगर लो, नियान लो, नाइट्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, कार्बन मोनोऑक्साइड लो, हर एक गैस की K की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मैं अब, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा है, फिर भी और एक बार लिखेंगे। अगर मैं एक ही गैस की बात कर रहा हूं, इस गैस को मैं दो डिफरेंट कंडीशंस में ले रहा हूं, कंडीशन नंबर 1 लिख रहा हूं यहां पे, उसी गैस को मैं दूसरे कंडीशन पे ले रहा हूं, कंडीशन नंबर 2। एक ही गैस की बात कर रहा हूं, दो डिफरेंट कंडीशंस पे ले रहा हूं। कंडीशन नंबर 1 पे जब उसका वॉल्यूम था V1, उसका टेम्परेचर मैं मान रहा हूं T1। दूसरी कंडीशन है जब इसका वॉल्यूम है V1 नहीं V2, उसका वॉल्यूम मैं कंसिडर कर रहा हूं इस कंडीशन पे T2। एक कंडीशन पे उसका टेम्परेचर T1, दूसरे कंडीशन पे टेम्परेचर T2, फर्स्ट कंडीशन पे उसका वॉल्यूम V1, फर्स्ट सेकंड कंडीशन पे उसका वॉल्यूम V2। अब यहां से एक ही गैस का ये सारा खेल चल रहा है एट एक ही गैस है, कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। मतलब एक ही गैस है, इस कंडीशन पे प्रेशर मैंने P मान लिया, इस कंडीशन पे भी प्रेशर मैंने P कंसिडर किया, इस कंडीशन पे भी जो फर्स्ट कंडीशन है उस पे जो गैस का मास अगर 5 ग्राम है, यहां पर भी 5 ग्राम, अगर यहां पे प्रेशर है 5 atm, यहां पर भी 5 atm ही, तो ये दोनों जगह सेम है, दोनों कंडीशन पे सेम। अब खाली मैं चेंज कर रहा हूं प्रेशर और नहीं सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर को मैं चेंज कर रहा हूं। अब यहां पे आओ, चार्जेस क्या आएगा, यहां चार्जेस लॉ के अकॉर्डिंग V1 इक्वल टू KT1 ये आएगा। अब यहां बताओ V1 इसको यहां इस साइड ट्रांसपोज कर लो बाई T1 इक्वल टू K। अब यहां देखो इस अकॉर्डिंग टू चार्जेस लॉ V2 इक्वल टू KT2, इसको ट्रांसपोज कर लो इस साइड V2 बाई T2 इक्वल टू K। अब ये देखो यहां पर भी K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इस कंडीशन पे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K ही है। अब मैंने यहां पे क्यों नहीं लिया K1, यहां पे लिया K2, ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? सिंपल है आपका लॉजिक, आपका आंसर ये होना चाहिए सर एक ही गैस है, एक ही गैस है, यहां लिखा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। एक ही गैस है, दो डिफरेंट कंडीशन, जो यहां पे K की वैल्यू होगी वहीं पे
वहां पर भी वही। अब इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, आर एच एस सेम, के तो क्या आएगा, V1/T1 किसके बराबर, वही तो हमने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे V2/T2, इसको बोलते हैं चार्ल्स इक्वेशन। V1/T1 इक्वल टू V2/T2, और लिखने के तरीके इसके ये आ गया, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। लिखने के तरीके V1 T2, इसके साथ आएगा T2 इक्वल T1 V2 या V2 T1, तो ये भी वही है, को बोलते हैं चार्ल्स इक्वेशन। चार्ल्स इक्वेशन न्यूमेरिकल में ये काम आएगी, ये फार्मूलाज इनको नोट कर लो आप, और याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कहाँ से हमने क्या किया और इक्वेशन कहाँ से आ गई। अब आप ऐसे याद नहीं करो V1/T2 इक्वल टू V2/T1 या ऐसे V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ऐसे याद नहीं करोगे, बस ये समझो ये कहाँ से आ गया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पकड़ लो, कंसेप्ट। मैथमेटिकल इक्वेशन हम बना रहे हैं चार्ल्स लॉ के, एक आ गई V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब देखो हेडिंग डालो आप मेरे साथ, चलो इसके लिए लॉग फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की लॉग फॉर्म, देखो हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल KT, ये है ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर लॉग लेंगे क्या आएगा, लॉग V इक्वल लॉग KT, लॉग V इक्वल टू लॉग KT। बेस यूजुअली यहां पे 10 होती है, लॉग V इक्वल, अब ये बन गया लॉ, लॉगरिथम में एक लॉ है, यहां लिख रहा हूं लॉग mn, वो बराबर होता है mn, वो बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। क्या आपको यही नजर आ रहा है यहाँ पे लॉग mn, क्या आपको यही दिख रहा है लॉग mn किसके बराबर होगा, लॉग m यहाँ पे k, n यहाँ पे t, तो किसके बराबर आएगा, लॉग k प्लस लॉग t, और भी हुआ ऐसे, लॉग v इक्वल, ट्रांसपोज कर लो इनकी पोजीशन, बस चेंज कर लो पोजीशन, चेंज सॉरी, लॉग t प्लस लॉग की, ये है इसकी लॉग फॉर्म, इसकी लॉग फॉर्म ये रही, लॉग v इक्वल लॉग t प्लस लॉग v, नोट कर लो साथ साथ। अब आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर लेंगे, लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का, हेडिंग डालो आप मेरे साथ, यह है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी।
टेम्परेचर एंड डेंसिटी की क्या रिलेशन है? देखो, एज पर चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यही कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी, चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको मान लो आप फर्स्ट। अब आप लोगों को याद होगा डेंसिटी जो है वो किसके बराबर है? m/v। अब अगर मैं v को यहां ले रहा हूं, d यहां, तो v किसके बराबर आएगा? m/d, ये आएगा। क्या यहां पे आपको ये चीज नजर आ रही है? वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। हाँ है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसको आप सेकंड कंसिडर कर लो, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आपको नजर आ रहा है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो मतलब ये चीज तो सेम है। क्या ये मैं लिख सकता हूं T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D? क्या ऐसे लिख सकता हूं T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D? इंपॉर्टेंट, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ गैस की डेंसिटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाओ गैस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। देखो जो डेंसिटी है, डेंसिटी सिंपल इक्वेशन से m/v समझ लो। तो मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज करोगे, डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। अब चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग, क्या जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? यहां देखो इक्वेशन, चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, समझ ला कॉमन सेंस, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज टेम्परेचर करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? क्योंकि जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर बढ़ाओ, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। वही तो यहाँ पे आप है, इक्वेशन वही है, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आता है। सारा खेल किस पे चल रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आता है चार्लीज लॉ का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अपने आप लिख लेना, मैं बता रहा हूं, आप लिख लो खुद। एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं। At constant pressure, the temperature of a given mass of a gas is, given mass का मतलब n, given mass of a gas is inversely proportional to its density, right? यहां से और एक स्टेट में आएगा, यहां से देखो V बॉयलिस चार्लीज की इक्वेशन V इक्वल टू KT। अगर यहां से लिखेंगे ऐसे V/T, क्या K के बराबर आएगा? V/T K के बराबर। यहां से और एक स्टेट, ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स है चार्लीज लॉ के। और एक स्टेटमेंट यहां से भी, क्या स्टेटमेंट क्या है? खुद लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट। रिपीट करने जा रहा हूं, अपने आप लिख लेना। एट कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट के बराबर होता है उनका रेशो। गैस का गिवन मास अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहा हूं, उसका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे। अपने आप लिख लेना। तो यहां से लिख रहा हूं, इसको आगे लेंगे। क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं T, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इक्वलिटी में चेंज कर लो,
K इंटू 1/d। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, d यहाँ पे लो, TD इक्वल टू K। तो यहां से और एक स्टेटमेंट निकल के आएगा चार्ल्स लॉ का। स्टेटमेंट खुद लिख लेना, बोल रहा हूं एक ही बार, आप खुद लिख लेना अपनी कॉपी पे। एट कांस्टेंट प्रेशर, सारा खेल कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है। एट कांस्टेंट प्रेशर द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट। और एक बार, एट कांस्टेंट प्रेशर द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। इनका प्रोडक्ट, अगर आप गैस के गिवन मास ले रहे हो, उसका कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हो, उसका जो टेम्परेचर और डेंसिटी का प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट के बराबर। लास्ट, अगर मैं आप वही कर रहा हूं कंपैरिजन, एक ही गैस ले रहा हूं दो डिफरेंट कंडीशंस पे, दो डिफरेंट कंडीशंस पे, यहां पे मैं ले रहा हूं फिर से वही P एंड N दोनों कांस्टेंट्स, दोनों कांस्टेंट्स। एक ही गैस ले रहा हूं दो डिफरेंट कंडीशंस पे, एक पे मैं ला रहा हूं उसकी टेम्परेचर T1 और डेंसिटी D1, दूसरे कंडीशन पे ले रहा हूं टेम्परेचर T2 डेंसिटी D2। अब चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग T1 D1 इक्वल टू K, एक ही गैस है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम होगा। दूसरी कंडीशन पे उसका T2, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग T2 D2 इक्वल टू K। अब कंपेयर कर लो इस फर्स्ट, ये है सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कर लो, क्या आएगा? T1 D1 राइट साइड में K, इसका भी राइट साइड में K, तो राइट बराबर होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। T1 D1 इक्वल टू T2 D2। इंपॉर्टेंट है ये रिलेशंस, इसको और एक तरीका है लिखने का, ऐसे भी T1 यहाँ पे लो, T2 इक्वल टू D1 सॉरी D2 आएगा यहाँ पे, D2 D1। ये टेम्परेचर T2 इस साइड लो, D1 इस साइड लो, ये T2 इस साइड में डिवाइड जाएगा, D1 इस साइड में डिवाइड जाएगा, तो यही हुआ, वही तो है ना। T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1 मतलब टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2 मतलब टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये है आज का लेक्चर, हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम चार्ल्स लॉ के डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के और नीट के आए हुए न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर में इतना, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने समझ एंजॉय किया होगा ये लेक्चर।